Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Vigyan Har Ghar Bane Pathshala. In last video we have started the chapter 12 electricity and we have studied various components of this chapter. Now today we are going to be discuss rheostat. Rheostat क्या होता है बच्चों? It is a device which is often used to change the resistance in the electricity cut. Rheostat एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम ना एक विद्युत परिपथ में जो हमारा प्रतिरोध होता है उसको हम बदल सकते हैं, उसकी वैल्यू को, प्रतिरोध की वैल्यू को। ठीक है, ये हो गया रियोस्टेट। उसके बाद है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? एक कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा चालक जिसकी अपनी एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं। Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the other resists the flow. कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा प्रोवाइड होने के लिए एक ऐसा पाथ प्राप्त करते हैं, जबकि दूसरे जो इसको रोकते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पथ में, विद्युत परिपथ में, वही इलेक्ट्रिक करंट को बनाता है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? कुछ पॉइंट्स हैं जरूरी। अगला पॉइंट बोलता है द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो किसी भी चालक में बिल्कुल फ्री नहीं होते घूमने के लिए, मूव करने के लिए। अगला पॉइंट बोलता है दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम्स अमंग विच दे मूव। वो जो है दूसरे जो एटम्स होते हैं ना, जहाँ जिस पाथ में वो घूम रहे होते हैं, उनके द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। इसके अगला बोलता है पॉइंट आपका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना एक कंडक्टर में, चालक में, वो इसकी प्रतिरोध के द्वारा रोकी जाती है। अब गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होते हैं देखिए, यानी अच्छे चालक, कम चालक और कुचालक। पहला था गुड कंडक्टर। A component of a given size that offers a low resistance is called good conductor. Good conductor क्या होते हैं? अच्छे चालक पदार्थ, अच्छे चालक वे होते हैं जो अपने में से बहुत ही कम प्रतिरोध दर्शाए, करंट का, बोलते हैं अच्छे चालक। Poor conductor क्या होते हैं? A component of identical size that offers a higher resistance to poor conductor. ऐसे जो चीज़ें हैं जो अपने में से जो है बहुत ज़्यादा करंट का प्रतिरोध दर्शाएं, उसको बोलते हैं पुअर कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये थे आपके पुअर कंडक्टर। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। नंबर एक, ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जो चालक है उसकी लंबाई कितनी है। दूसरा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र होता है किसी भी कंडक्टर का, वो कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता। तीसरा पॉइंट है ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर्स मटेरियल। तो यह उस प्रतिरोध उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार के पदार्थ से जो है आपका चालक बना हुआ। तो रिलेशन अमंग लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टेंस। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, यानी लंबाई, क्षेत्र और प्रतिरोधकता में क्या आपस में संबंध है। रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन। देखिए, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है ना, यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर की, जो आपका एक अच्छा धातु का कंडक्टर होता है, यूनिफॉर्म होता है, सही तरीके से बना होता है, उसकी जो प्रतिरोधकता है वो डायरेक्टली यानी अनुक्रमानुपाती होती है लेंथ की, लंबाई की, और इनवर्सली यानी व्युत क्रमानुपाती होती है उसके क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के ऊपर। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी व्युत क्रमानुपाती। तो दोनों को मिलाएं तो आर प्रोपोर्शनल टू आई ओवर ए, और हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू एल ओवर ए। अब यहाँ पे पी क्या है? रो, इसको बोलते हैं रो, यानी ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रो। तो रो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो लिखते हैं ऐसे। ठीक है, पी की तरह। इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता। और मटेरियल की कंडक्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट भी ओम ही है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट भी ओम ही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है हमारा मिश्र धातुओं के गुण। तो एलओआई, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलओआई। एलओआई जिस धातु से बने होते हैं उन धातुओं की तुलना में उनसे बने मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है। यानी
पहला गुण क्या है मिश्र धातु का कि मिश्र धातु जिन धातु से बने होते हैं उन धातुओं की अपेक्षा मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है। दूसरा, मिश्र धातु उच्च तापमान पर भी आसानी से दहन नहीं होता, इनका अधिक तापमान पर भी आसानी से दहन नहीं होता। तीसरा, इनका गलनांक उच्च होता है। यही कारण होता है कि मिश्र धातुओं का उपयोग हम सामान्यतः विद्युत तापन संयंत्रों में करते हैं, जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में। अब विद्युत बल्ब होता है बच्चों, उसमें भी तंतु के रूप में टंगस्टोन नामक एक धातु जो है मिश्र धातु होती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। टंगस्टोन भी एक मिश्र धातु है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए ज़्यादा जल्दी से वो गलता नहीं है, फ्यूज नहीं होता बल्ब। जहाँ तांबा और एल्यूमिनियम की तारें जो है सामान्य उपयोग से जल्दी गर्म हो जाती हैं, परंतु टंगस्टोन जल्दी नहीं गर्म होता। इसके बाद आता है बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है हम ये अभी देखेंगे। चलिए, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये विभवांतर बैटरी में समायोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति को स्थापित करती है। ठीक हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, विद्युत धारा को बनाए रखने में अथवा जो हमारे जो मशीनें होती हैं, संयंत्र होते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें कार्य करने के लिए जो स्रोत की ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग खर्च हो जाता है, जबकि शेष भाग जो है ऊर्जा संयंत्रों उपकरणों में उसके तापमान को बढ़ा देता है, उसकी हॉटनेस को बढ़ा देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या बोलता है, यही बोलता है कि ऊर्जा की स्रोत का कुछ भाग उपयोगी कार्यों में उपयोग होता है और स्रोत का शेष ऊष्मा जो है ऊष्मा में बदल जाती है, शेष ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और जो उस साधित उपकरण को ताप में वृद्धि कर देती है। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या हुआ, जो भी ऊर्जा होती है किसी भी साधित्र में, उसमें जो कुछ विद्युत ऊर्जा जो है उपयोगी कार्य में इस्तेमाल की जाती है, बाकी ऊर्जा जो है उस साधित्र को तापीय ऊर्जा बदल जाती है, जिसके कारण उपकरण का या साधित्र का तापमान बढ़ जाता है। तो इसी को ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आपका हीटर होता है, आपका प्रेस होता है ना, इस्त्री। अब बताए जूल का तापन नियम क्या है। जूल तापन का नियम किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, एवं दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध और उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इसी नियम को जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम यानी जूल तापन का नियम क्या है बच्चों, जूल का तापन नियम बोलता है कि किसी भी विद्युत रोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो है उसके अंदर जो प्रभावित हो रही है विद्युत धारा उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। विद्युत धारा अगर बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और उसके अंदर दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध उसके समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो प्रतिरोध के वो अगर समय बढ़ेगा तो उसके भी अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसको हम जूल तापन नियम भी कहते हैं, यानी H=IR/RT, H=I²RT। ठीक है, अब इस नियम में किसी साधित्र या प्रतिरोधक में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस नियम का उपयोग क्या है, इस नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हम H कहते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। समय यानी T के अनुक्रमानुपाती होती है। जूल के तापन नियम का अर्थात इसके अनुसार क्या हुआ, H=I²RT। तो गणितीय स्तर पर समझते हैं। अब यहाँ पे I क्या है, प्रतिरोध का T है, समय है। ठीक है, दोनों सिरों के बीच में विभवांतर यहाँ पे V है। तो W क्या हुआ, VQ, यानी V आपका विभवांतर हुआ, Q आपका टोटल चार्ज हुआ, तो V=W/Q है ना। अब स्रोत बैटरी द्वारा परिपथ में लगाई गई शक्ति कितनी होगी, शक्ति पावर आपको पता है W/T, तो VQ/T। अब स्मॉल v कैपिटल V और Q/T, तो क्या आ जाएगा आपका VI आ जाएगा आपका विद्युत धारा I। ठीक है, अब जब इस शक्ति को T समय तक स्रोत में दी गई ऊष्मा होती है H, तो क्या आएगा आपका P=WT/T और E=T, तो E आ जाएगी ऊर्जा आपकी, क्योंकि P क्या है, हीट बटा टाइम है, तो उसमें ऊर्जा बटा समय है, इसीलिए देयरफॉर H=P/T। ठीक, H=P/T या P आपको पता है VI है तो VI/T और V आपको पता ही है क्या है IR,
इंटू आई इंटू टी, तो वी हुआ आपका आई आर ओम नियम के अनुसार, इसीलिए एच बनता है आपका आई स्क्वायर आर टी। ये बनता है आपका विस्थापन का नियम। अब इसके विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ उपयोग, विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, विद्युत गीजर में, विद्युत टोस्टर में, विद्युत बल्ब में, इनमें हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सभी जितने भी ऊपर मैंने उपकरण बताए ना, इनका तापीय प्रभाव का प्रयोग से चलाई जाती है और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से विद्युत परिपथ के अवयवों पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है, अवयवों के तापमान में वृद्धि होती है और अवयवों के गुणों में परिवर्तन भी होता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों की तरफ। इनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है बच्चों, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा गया है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R1 और R/R1 अनुपात का, तो हमने इसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी R को R1 का। तो इसका A दिया है 1/25, B 1/5 और C 1/5 और D है 25। तो इसका उत्तर होगा आपका D 25। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई या वी टी स्क्वायर। तो इसका आएगा आई आर स्क्वायर, ये नहीं निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, किसी विद्युत बल्ब पर अनुक्रमान 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब 110 वोल्ट पर प्रभावित होता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। तो होगी 25 वाट। अब चलते हैं आगे बच्चों। इसके बाद है आपकी दो चालक, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जोड़ने के उत्पन्न जो ऊष्मा होती है उसका अनुपात क्या होगा? 1.2 और 2.1। दो चालक हैं, ठीक है, या 1.4 या 4.1। तो उसका उत्तर होगा 1.4 यानी सी। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो वोल्टमीटर पर आपको पता ही है एक उच्च प्रतिरोधक युक्ति होती है जो प्रतिरोध पैदा करती है, इसीलिए हमें इसको सदैव पार्श्व क्रम में ही संयोजित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 से बच्चों ध्यान से देखिए, किसी तांबे की तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर है और इसकी प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम्स है। तो 10 ओम्स की प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? और यदि इसमें दोगुनित व्यास की तार हो तो प्रतिरोधक का क्या अंतर आएगा? तब व्यास देख लीजिए 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है और इक्वल टू 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है। तो इसके बाद ए क्या दिया है? ए मीटर का होगा आपका एम्पियर हुआ पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है पाई की वैल्यू, ठीक है, 22/7 × 4। तो आप क्या करें, डी पाई इक्वल टू कैपिटल डी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? पाई डी स्क्वायर बटा 4 यानी 22/7 × 4 इंटू आपको पता ही है डी की वैल्यू 0.5 × 10⁻³ इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 55/28 × 10⁻7 मीटर। ठीक है। अब रो क्या है? पी, रो आपको पता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी पी इसको पी से बोलते हैं रो है, 1.6 × 10⁸ ओम्स मीटर है। और आर कितना दिया है? रेजिस्टेंस अगर 10 दुगुना कर दिया 10 ओम कर दिया तो आर की वैल्यू होगी पी एल लेंथ बटा ए। आपको पता ही है रो होता है, यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो लेंथ एल बटा ए। अब आपको पता ही आई आर ए बटा पी, तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका लेंथ होगी 122.76 सेंटीमीटर, यानी 122.76 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी हमें इसके लिए। दूसरी कंडीशन दी है इन्होंने कि यदि आर जो है पी 1/a है, एल बटा ए है और रो आपकी 1/पाई डी स्क्वायर इंटू 4 है, तो अर्थात इसकी वैल्यू होगी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/डी स्क्वायर। तो इस प्रकार जब व्यास को दुगुना कर देते हैं तो प्रतिरोध का मूल मान का 1/4 रह जाता है। तो इसका मतलब हुआ 10/4 यानी 2.4 ओम्स। तो प्रतिरोध में कमी होगी, 10 - 2.4 = 7.5 ओम्स। हो गया बच्चों, समझ आ गया आपको? नोट कर सकते हैं आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी इसको। प्रश्न नंबर 7 दिया है, किसी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर के विभिन्न मानों के लिए उसमें प्रभावित विद्युत धाराओं के
आई के संगत मान दिए हुए इस प्रकार। एम्पियर में पहला दिया 0.5, 1, 2, 3, 4 और वोल्ट में 1.6, 3.4, 6.7, 0.2 और 13.2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करना है, इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए आप क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में और एक्सिस में आप ग्राफ बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार इसको बनेंगे। देखिए इसमें हम लिखेंगे फिर, तो हमने इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस प्रकार हम ग्राफ बना पाएंगे। इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपका। प्रश्न नंबर 8 यह है, किसी अज्ञात प्रतिरोध की क्षमता के दोनों सिरों के 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब आपको दिया हुआ 12 वोल्ट और 2.5 एम्पियर का। तो वोल्ट कितनी है, 12 वोल्ट और करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर का। इसको हमें एम्पियर में बदलना है तो 2.5 × 10⁻³ अब R का फॉर्मूला आपको पता है V/I। ठीक है, तो 12/2.5 × 10⁻³ तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4800 ओम्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4800, प्रतिरोधक क्षमता होगी 4800 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणीबद्ध एक सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो 12 वोल्ट की प्रतिरोधकता कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। तो R दिया है, टोटल रेजिस्टेंस है R1 + R2 + R3 R4 एंड R5। तो इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे। ठीक है, अब विद्युत धारा आई आपको पता है V/R होता है। तो 9V/13.4 तो आ जाएगा आपका 0.67 A। ठीक है बच्चों, तो 0.67 एम्पियर की धारा वहाँ से गुजरेगी, प्रवाहित तो होगी। उसी तरह प्रश्न नंबर आपका 7 है। ये बिल्कुल सिमिलरली आप कर सकते हो। सॉरी, प्रश्न नंबर 10 है, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से देख के भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका 11। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ देखिए, यहाँ दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध को 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध कितना हो जाए, 9 ओम, नंबर 2 4 ओम हो जाए। तो पहले हम 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे। तो पार्श्वक्रम में हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे आगे और पीछे, R1 60 और R2 यहाँ पे। तो आगे क्या बन जाएगा, इस तरह से हम जोड़ेंगे इसको। इसमें 1/R = 1/6 + 1/6 2/6 हो जाएगा। तो इसका आएगा प्रतिरोधक 3। अब हम इसके समतुल्य दूसरा जोड़ेंगे, तो उसमें हमारा R सीरीज में, ये R पैरेलल था, ये R सीरीज यानी ये R पार्श्वक्रम में था, ये R हमारा श्रेणीबद्ध क्रम में। तो R1 + R2 3 + 6 = 9 ओम आ जाएगा इस तरह से। अब दूसरे में देखिए, पहले दो प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी RS में। तो इसमें हम श्रेणी क्रम में R1 ये R2, पहले हमने ऊपर नीचे जोड़ा था, अब श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो R1 + R2 हो जाएगा आपका 6 + 6 = 12 ओम्स का। और इसके समतुल्य हम पैरेलल में जोड़ेंगे, तो क्रमानुसार जोड़ेंगे तो किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फिर आपका 1R = 1/R1 + 1/R2 यानी 1/12 + 1/6 = 3/12, राइट। तो R = 12/3 = 4 ओम। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 दिया है बच्चों, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन एक उपयोग करके किए जाने वाले बल्ब को अनुक्रमांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट की लाइन के अनुपात अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच में कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, ये बताया है आपने। तो इसमें वोल्ट आपको दिया है 220 वोल्ट और आपकी पावर दी 10 वाट की। तो एक बल्ब द्वारा ली गई विद्युत धारा हुई आपको पता I = P/V यानी 10/20 220 तो आएगा 1/22। तो एक बल्ब द्वारा 1/22 एम्पियर बिजली ली गई और एक बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा 4840 ओम। इस फार्मूले से कर सकते हैं आप। तो इसी प्रकार सभी बल्बों का प्रतिरोध का तुल्य क्या R = V/I = 220/5 तो आएगा 44 ओम्स। अब 1/RP = N/R, N क्या है वहाँ पे बहुत सारे, तो इसलिए 1/44 = N/4840। इसी प्रकार इसकी वैल्यू आ जाएगी 110। तो 110 बल्ब जो है पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं इस प्रक्रम द्वारा। तो बच्चों इस प्रकार आप ये सारे प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मैथमेटिकल है, मैंने फॉर्मूले भी रखे हैं और यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, यहाँ से नोट्स बना के दिए हुए हैं, इनमें से आप इनको कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको मैं अभी कौन सा प्रश्न करता हूँ, हाँ अब आपको मैं 18वां प्रश्न करता हूँ, बाकी आप सारे नोट करना। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था टंगस्टन वाला तब बता दिया था। तो टंगस्टन एक ऐसा मिश्र धातु है जिसकी प्रतिरोधकता और गलनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसको बल्ब के तंतु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका जब बल्ब जले तो तापीय प्रभाव से यह जल्दी ना पिघले। ये हो गया। बी, विद्युत तापन युक्त जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत इस्त्री आदि में चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु क्यों बनाए जाते हैं? तो बच्चों आपको पता है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्षमता अधिक होती है इन धातुओं के मुकाबले, और इनका तापन सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है, इसीलिए मिश्र धातु को अधिक ताप पर ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, इसलिए इनको इससे बनाया जाता है। अब सी आता है आपका, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन के उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो बच्चों जो घरों में हम श्रेणी क्रम में सभी विद्युत उपकरणों का उपयोग करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी जिसका मान धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में उपकरण के सिरों पर विभवांतर भी भिन्न भिन्न हुआ, इसलिए हम इसको श्रेणी क्रम में घरों में उपयोग नहीं करते हैं। उसके बाद आपका आता है डी। डी क्या है? किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार बढ़ता है? तो मैंने आपको बताया था अनुप्रस्थ काट के होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। किसी तार का प्रतिरोध जो होता है ना क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती। तो किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ई है आपका, विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एल्यूमिनियम और कॉपर की तारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत अच्छे ही विद्युत के चालक हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर जो है विद्युत के अच्छे चालक हैं, ठीक है बच्चों, तथा इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, यानी ये विद्युत का प्रतिरोध कम करते हैं, इसीलिए विद्युत प्रभावित में आसानी से हो जाती है और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बहुत कम विमुक्त होती है। इसीलिए एल्यूमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तारों के रूप में किया जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न भी अच्छे से समझ आए होंगे और आपने नोट किए होंगे। तो आप इस वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, जहां नोट करना चाहें लिखना चाहें इन प्रश्नों के उत्तर को नोट भी कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ें इस टॉपिक को, इन वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर 13 के साथ, जो हमारा इस आपके सिलेबस का अंतिम चैप्टर बचा है। बाकी चैप्टर हमने सारे कर लिए हैं, तो उस चैप्टर को करेंगे फिर आपका रिवीजन कार्य शुरू होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।